नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की जमावट के बीच भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। खास तौर पर कांग्रेस के लिए बरैया का यह बयान मुश्किल खड़ी कर सकता है। बरैया के इस बयान को सवर्णों के खिलाफ माना जा रहा है। कांग्रेस के नेता भी बरैया के इस बयान से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सवर्णों का गुस्सा 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ गया था और अब 2020 में उपचुनाव के बीच बरैया का यह बयान क्या गुल खिलाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं बरैया के बयान के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर को भी भाजपा और कांग्रेस ने अपने लिए सियासी अवसर में बदल लिया। गांधी की आड़ में दोनों दलों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। सत्ता के फाइनल में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर को भाजपा और कांग्रेस ने अपने लिए अवसर में बदल लिया। नाथ पर शिव का वार और गांधी की नसीहत से भाजपा ने कांग्रेस पर हमला किया तो गांधी के वचनों को कांग्रेस ने ढाल बना लिया। जी हाँ, शुरुआत हुई भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया से, जिन्होंने एक विवादित बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए फूल सिंह बरैया ने कहा कि अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जाग जाना चाहिए, वरना वो देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से भारत छोड़ने की बात करने वालों को खुद देश छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह मुसलमान के बाद भारत आए हैं। बरैया का सीधा इशारा सवर्णों की तरफ था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान एक ही पिता के संतान हैं, चाहे तो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समय बहुत कम रह गया है। अगर हम लोग कमजोर पड़ गए, वो संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हम लोग मजबूत बन गए तो ये कह जरूर रहे हैं मुसलमानों को खदेड़ देंगे, हमें नहीं खदेड़ देंगे। अगर हम लोग मजबूती से आगे तो ये मुसलमानों को नहीं खदेड़ पाएंगे, क्योंकि मुसलमान हमारा भाई है। डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे। खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, और नहीं तो लड़ाई बंद कर दो, भाई भाई का रिश्ता स्वीकार कर लो, इसमें भलाई है। लड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान है। हम 85 है, तुम 15 है, एक एक पर 6 चढ़ेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में सवर्णों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी थी और अब उपचुनाव के बीच बरैया का ये बयान क्या गुल खिलाता है, ये देखना बाकी है। हालांकि कांग्रेस बरैया के बयान पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, लेकिन बरैया के इस बयान पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विचारों में किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। आज गांधी जी का जन्मदिन है। चारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है, और इसलिए इस तरह की बातें करना ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, और ना किसी के हित में। तो जाहिर है कि गांधी को याद करने के बहाने दोनों दलों के नेता एक दूसरे के कारनामों को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बरैया के बयान के बाद कांग्रेस सख्ते में है। अब चुनावी बेला में ये तो होना ही था, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। थोड़ी चीज़ें याद दिला दें आगे बढ़ने से पहले। एक अवसर वो आया था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बात कही थी कि दरअसल हिंदू और पंजाबी एक ही हैं, पंजाबी भी हिंदू हैं, और संघ के इस कथन का पंजाबी कम्युनिटी ने, सिख कम्युनिटी ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएनए की बात की थी। नतीजा ये हुआ कि ये चर्चा उन्हें बहुत महंगी पड़ गई और वहाँ पर एनडीए हार गया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की बयानबाजी, इस किस्म के कथन उसे कहने और करने वाले के खिलाफ ही अक्सर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है,
जाहिर सी बात है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वे दलितों को और मुस्लिमों को एक साथ अपने पास लाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे बाकी 27 सीटों पर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर रत्नाकर जी असर तो पड़ना है, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया आई उनकी, उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि ये वीडियो पुराना है। तो अब वीडियो अगर पुराना है तो कांग्रेस को ये पूछना चाहिए फूल सिंह बरैया से कि कांग्रेस में आने के बाद क्या उनके विचार बदल गए हैं या अब भी वही विचार हैं। दूसरी बात है कि जो बयान उन्होंने दिया है तो एक कॉम्बिनेशन की बात है। हमने देखा कि जो मायावती, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो बसपा की चुनावी सभा हुई है मायावती की, वो तब हुई थी जब फूल सिंह बरैया प्रदेश अध्यक्ष थे और भोपाल के लाल परेड मैदान पे वो सभा हुई थी। उसके बाद से फूल सिंह बरैया का बसपा में राजनीतिक पराभव शुरू हुआ था, क्योंकि मायावती को लगा था कि उनके टक्कर में कोई एक बड़ा नेता, दलित नेता तैयार हो रहा है। दूसरी बात, जब उन्होंने खुद का दल बनाया, घूम फिर कर अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए हैं, तो जिस कॉम्बिनेशन की वो बात करते रहे हैं वो कॉम्बिनेशन मायावती मुस्लिम दलित यूपी में आजमा चुकी है, सफलता मिली है। वो मायावती जिनकी पार्टी काशीराम का भी नारा देते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उन मायावती की बसपा पार्टी ने ब्राह्मण दलितों के कॉम्बिनेशन बनाया, यूपी में वो मुख्यमंत्री रही। इस नए कॉम्बिनेशन के लिए शायद ये इसलिए इस समय का उपयोग किया होगा, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, कि वो दलित और मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बसपा भी मैदान में है, दलित वोट बसपा भी काटेगी भांडेर में। जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, चाहे वो दलित हो या बाकी सवर्ण वो उनके साथ हमेशा बना रहता है। तो एक नए कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है कि फूल सिंह बरैया को लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन जो बाकी सीटें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि दलित हिंसा भी इस ग्वालियर चंबल अंचल ने झेली और माई के लाल का असर भी दिखा। नतीजा ये हुआ कि मुरैना में बीजेपी का खाता नहीं खुला, भिंड में इक्का दुक्का सीटें बीजेपी जीत पाई, ग्वालियर में वही स्थिति रही। तो ग्वालियर चंबल की जो 18 सीटें हैं, 16 सीटें, उस पर यह निश्चित रूप से ये बयान भारी पड़ने वाला है कांग्रेस को। और कांग्रेस जो डैमेज कंट्रोल का आप सोच रही होगी, तो बसपा की एक और लिस्ट आ गई है, तो तमाम 28 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस को अकेले भांडेर के साथ साथ बाकी 27 सीटों पर भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। रत्नाकर जी, मनोज जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आप ध्यान में लेकर आए हैं कि किस तरीके से जो सवर्ण आंदोलन हुआ था उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पर मनोज जी एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि अगर फूल सिंह बरैया ने ये बयान दिया और कांग्रेस अभी कह रही कि उनका पुराना वीडियो हुआ करता था, जैसा आपने भी कहा कि भाई कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए कि उनकी अब जो दलगत निष्ठा है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो इसके हिसाब से परिवर्तित हुए या नहीं हुए। लेकिन एक सवाल तो इसमें और भी उठता है जी कि इसी मसले पर ये जो बयान आया, वीडियो की तो जांच पड़ताल होती रहेगी, इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए कांग्रेस को कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मनोज जी? देखिए रत्नाकर जी, जैसा कि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियां करती, या तो कांग्रेस ये कह देती या फूल सिंह बरैया कह देते कि उनका ये बयान उन्होंने ये नहीं दिया, ये एडिटेड वीडियो है, किस्सा ख़त्म हो जाता। या फूल सिंह बरैया का नया बयान आ जाता, कांग्रेस जारी करा देती कि मैंने जो कहा गया उसका गलत मतलब निकाला गया है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस देश को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिमों को बाहर करेंगे, तो भी डैमेज कंट्रोल हो सकता था। लेकिन ऐसा दोनों प्रयास दोनों ने नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी ने किया है ना बरैया ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि बरैया अपने स्टैंड पर कायम है, कांग्रेस ने हो सकता है उनसे बात भी की होगी, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन बना के चुनाव जीतने की कोशिश में होंगे भांडेर की, अगर वो इस बयान से पलटी मारते तो उनका व्यक्तिगत नुकसान उस सीट पर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो व्यक्तिगत नुकसान की खातिर वो पार्टी को नुकसान में डाल दिया, और कह सकते हैं कि बरैया ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है, वो पूरी कांग्रेस को उसका डंक सहना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि बरैया को आगे लाकर प्रत्याशी बनाकर उसने भी एक बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ब्रजेश जी, इस बयान के बाद में कांग्रेस की स्थिति की अभी हमने चर्चा की, जाहिर सी बात है पार्टी सांसद में, इसीलिए उसने इस बयान से अपने आप को दूर कर लिया है। बरैया अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बयान किसी तरीके का पॉलिटिकल माइलेज लेने का मौका बन सकता है क्या? रत्नाकर जी, आपने सही कहा है कि हमने देखा है राजनीति में एक बयान पूरे चुनाव को परिवर्तित कर देता। हम पहले भी देख चुके हैं, राष्ट्रीय फलक पे देखेंगे या प्रदेश फलक पे। ये वही ग्वालियर चंबल क्षेत्र है जहां एक बयान भाजपा को भारी पड़ गया था, जैसा कि मनोज जी ने भी बताया, माई का लाल। उस बयान ने बहुत कुछ भूमिका निभाई थी वहां पे कांग्रेस का पलड़ा भारी करने में। तो जाहिर है कि इस बयान का भी भाजपा फायदा लेने की कोशिश करेगी और उसको लेना भी चाहिए, जैसा कि होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि वो
राम मनोहर लोहिया हों, चाहे जिन्होंने कहा था कि लोकराज से चलता है, चाहे आपके दीनदयाल उपाध्याय हों जिन्होंने कहा था कि यदि नेता या पार्टी किसी गलत व्यक्ति को आप उम्मीदवार बना देती है तो जनता का काम होता है कि उसको सबक सिखाए। हो सकता है बुरा आदमी अच्छे दल में आ गया हो, तो ये जनता को देखना होगा कि जो बुरा आदमी रहता है वो बुरा ही होता है, और चाहे वो अच्छे दल में रहे चाहे बुरे में, तो उसको सबक सिखाने का आपका काम होता है। हम देख रहे हैं कि राजनीति में जिस तरह से गिरावट आ रही है, बड़बोलेपन नेता चाहते हैं कि एक बयान की बदौलत वो पूरा चुनाव जीत लें और फायदा उठा ले जाएं। इसमें मुद्दे जो रहते हैं वो गौण हो जाते हैं, मुद्दों की बात नहीं होती और एक बयान पे पूरा चुनाव निर्भर हो जाता है। तो ये जो कोशिशें होती हैं, ये गलत परंपरा राजनीति में आ गई है, जो राजनीति की गिरावट हो रही है, इसको सुधारने के लिए चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के बयान ना आए और मुद्दों की बात हो। और यदि ऐसा होता है तो जनता की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सबक सिखाए और इस तरह की बयानबाजी से एक गलत आदमी का चयन ना हो जाए जो राजनीति को खराब करने पे तुले हुए हैं। इस तरह दोनों दलों में ही रहते हैं, हर दल में हैं। आपने देखा होगा कि पहले इक्का दुक्का लोग होते थे, आज की तादाद में आज इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो एक बयान के माध्यम से मतदाता को प्रभावित करना चाहते हैं और एक दल को, एक जाति विशेष को, जात पात को लेकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, ना कि मुद्दों को लेकर। तो बरैया जी का जो स्टैंड है ये भी उस क्षेत्र में अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए है, ताकि उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, अपना खुद का चुनाव हो जाए, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं होती इस तरह के नेताओं की। आपने देखा होगा पिछली बार भी जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था चुनाव में कि पार्टी गई तेल लेने के लिए, इस टाइप का। तो इनको पार्टी और दल से कोई मतलब नहीं कि बाकी 27 सीटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनको इससे कोई लेना देना नहीं, इनको अपनों खुद को रखना है। तो कई बार ऐसे गलत निर्णय पार्टी को भी भारी पड़ जाते हैं, तो पार्टी भी ऐसे बयानों से एक बार सबक लेना चाहिए पार्टी को भी। तो ब्रजेश जी, आपने एक बात कही, दो बातों पर मैं आपकी गौर फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो आपने जीतू पटवारी का जिक्र किया जिन्होंने कहा था पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे वोट देना, और दूसरा आपने कहा कि इस तरीके के बयानों से पार्टी निश्चित रूप से मुश्किल में आ जाती, क्योंकि बरैया की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई अपनी विचारधारा नहीं है, कोई पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, जिसे कि बाकी की 27 सीटों पर और इस बयान से नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि कांग्रेस ने उस समय जीतू पटवारी और आज के समय में फूल सिंह बरैया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मन बनाया या इस दिशा में कोई प्रयास करने की कोशिश की? क्योंकि आफ्टर ऑल इसका सारा का सारा ब्लेम कांग्रेस के ऊपर जा रहा है, उसके शीर्ष नेताओं के ऊपर जा रहा है। तो क्या पार्टी जीतू पटवारी या फूल सिंह बरैया जैसे अपने नेताओं से डर रही है, या उसका इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिकल सोच है? दरअसल रत्नाकर जी क्या है, पार्टी चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट को देखती है, ये जनता उसको सबक सिखाएगी। ऐसे नेताओं को हम यदि सबक सिखाने लगे, पब्लिक यदि मतदान के माध्यम से, तो जो राजनीतिक दल हैं उनको भी सबक मिलेगा, वो अगली बार ऐसे कदम उठा सकते हैं। यदि कांग्रेस को लगता है तो उसको आगे कदम उठा के फूल सिंह बरैया का अभी कोई नामांकन हो नहीं गया है, प्रत्याशी बदल देगी, तो हो सकता है कि उसको अगली सीटों पे 27 सीटों पे वो मिल जाए फायदा, क्योंकि कांग्रेस वो ही दल है जो उससे टाइम में पिछले विधानसभा चुनाव में माई के लाल को लेके बड़ी तेजी से वहाँ पे प्रचारित हुआ था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था। तो इस बार कांग्रेस वहाँ उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस तरह के बयानों से पार्टी पहले भी प्रभावित हुई है, मतदाता प्रभावित हुए हैं। हो सकता है एक विधानसभा क्षेत्र में यदि कांग्रेस को फायदा मिल जाता है तो जैसा मनोज जी ने भी बताया, उसे 27 क्षेत्रों में नुकसान उठा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दल देखते हैं कि ज़्यादातर चुनाव क्षेत्र उन विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं जो आरक्षित हैं। रत्नाकर जी, खास ध्यान देने की वाली बात यह भी है कि आरक्षित सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो कांग्रेस की एक मंशा होगी कि हो सकता है इससे एक वोटों में विभाजन हो जाए, कास्ट वाइज हो जाए, जैसे कि बाकी के दल करते हैं। एचएम करती है, भाजपा करती है, भाजपा करती है कि जो एक समीकरण जैसे मनोज जी ने भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में लेके आए थे वो, तो इस तरह से उनका मत विभाजन का भी हो गया। पार्टी बहुत आगे तक सोचती है, और नहीं तो अब तक इसमें कोई ना कोई सफाई आ ही जाती है। यदि पार्टी बड़ी होती है, एक प्रत्याशी को बदलने की उसकी क्षमता है आज की तारीख में, यदि उसने पार्टी ने बात की होगी बरैया जी से कि भाई आपका बयान गलत है तो आप इसको बदल दीजिए, बयान को मुकर जाइए, या बोलिए कि मेरा तोड़ मरोड़ के ये बयान प्रसारित किया गया है, बहुत सारी चीज़ें बचने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि पार्टी कह रही कि पुराना बयान है उनका। लेकिन पुराना बयान होने से क्या उनकी मानसिकता बदल गई है क्या कांग्रेस में आके? मानसिकता तो वैसी है ना आपकी। यदि गलत आदमी की मानसिकता सही जगह भी आके हो जाएगी तो गलत ही रहेगी वो। तो ये कोई हित नहीं कर सकते इस तरह से जातिवाद फैला के या उस तरह से चुनाव जीत कर।
तो मुझे लगता है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस को। जी जी, मनोज जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि अभी आज उसने 10 उम्मीदवार और घोषित किए हैं और उसने पहले ही घोषणा की थी कि सभी सीटों पर उसके प्रत्याशी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इस सिचुएशन का जो बिल्कुल बसपा की जो शुरुआती मानसिकता थी, जिसका आपने भी जिक्र किया, तिरक तराजू और तलवार वाली जो मानसिकता थी कांशीराम के दौर में, उसी से मिलते जुलती बरैया की इस मानसिकता का क्या बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से लाभ लेने की स्थिति में दिख रही है राज्य में आपको? बिल्कुल रत्नाकर जी, देखिए अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो बसपा का जो कोर दलित वोट बैंक है वो जाटव है। अब बीजेपी के नज़रिए से देखिए तो उन्होंने लाल सिंह आयर को एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जो कि गोहद से आते हैं। तो गोहद भांडेर उस इलाके की जो ग्वालियर चंबल का जो चुनावी कॉम्बिनेशन है उसमें जाटवों की बहुलता बहुत ज़्यादा एससी सीटों पर ज़्यादा है, निर्णायक। फूल सिंह बरैया भी वहीं से आते हैं। फूल सिंह बरैया को पता है कि जो कोर वोट बैंक है दलितों का वो बसपा के साथ जाएगा, क्योंकि इकलौती हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी पार्टी है बसपा जो कि अपना वोट बैंक किसी को भी ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखती है। तो बसपा की जो मजबूती से जब वो चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की संभावनाएं धूमिल होंगी। ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी ने भी एक जाटव नेता को आगे किया राष्ट्रीय राजनीति में, उनको उसी क्षेत्र में चुनाव उन्होंने उतार दिया है। फूल सिंह बरैया का फ़ायदा भी वो लेना चाह रहे हैं और इसीलिए उनको पहले राज्यसभा का चुनाव लड़वाया गया, ये जानते हुए भी कि वो चुनाव हारेंगे, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी वो उनका रखा था। जब सरकार चली गई थी तो ये तय था कि वो हारेंगे, लेकिन उस हार में भी जो निर्णायक वोट थे वो 2 वोट ज़्यादा दिग्विजय सिंह को पड़े। यानी दिग्विजय सिंह अपनी जीत भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई और उनके साथ बगावत करके उनको ना हरा दे। तो फूल सिंह बरैया अब कांग्रेस की मजबूरी है, आज की तारीख में कोई एक्शन लेते हैं तो वो जो जाटव वोट बैंक है जिससे थोड़ी बहुत उनको उम्मीद है कि वो बसपा और बीजेपी से बचने के बाद अगर कांग्रेस के हिस्से में आता है तो वो छिटकने का डर है। दूसरी एक बात है कि दूसरा जो अभी तक एक बात हो रही है, लेकिन वो सवर्णों की ओर इशारा जरूर है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, तो ये एक लूप होल्स कांग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन ग्वालियर चंबल की राजनीति में इसका असर निश्चित तौर पर बड़ा पड़ने वाला है। और आज भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सादे शब्दों में कहा कि घृणा की राजनीति नहीं होना चाहिए, वाकई नहीं होना चाहिए, जैसा ब्रजेश जी ने भी विस्तार से बताया, लेकिन विकास से देश में चुनाव शुरू होता है, इस प्रदेश में या कहीं भी शहर में, और वो अंततः जाकर या तो जाति धर्म पर चला जाता है या दूसरे ऐसे मुद्दों पर चला जाता है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। इसी चुनाव की हम बात करें कि जयचंद गद्दार से शुरू किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के जो 24 उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें से 10 वो हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हैं, और जो 4 सीटें उनमें भी ये 2 ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो पहले बीजेपी में रहे। तो एक मुद्दा ये खत्म हो गया। किसान कर्ज माफ़ी की बात कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी ने जब घेरा फिर एक बयान आ गया, फिर एक जवाब आ गया विधानसभा में, तो किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा भी नेपथ्य में चला गया है। तो जब चुनाव आता जाएगा, और फिर कांग्रेस से आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस ने जो नया घोषणा पत्र जारी किया है वो क्षेत्र वाइज जारी किया है उन्होंने, कि हर क्षेत्र का अलग मुद्दा है। तो कांग्रेस भी उसको लोकल लेवल के स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि कोई एक पूरा इशू पूरे चुनाव को प्रभावित ना करे। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, किसान कर्ज माफ़ी हो, युवा रोजगार की बात हो, या जो अभी जो बरैया ने जो बयान दिया, फूल सिंह बरैया ने, यह निश्चित रूप से पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा और इसका खामियाजा अंततः कांग्रेस को भुगतना होगा। जी जी, मनोज जी, ब्रजेश जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच अनादि टीवी के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी ने भी इस बारे में क्या कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। फूल सिंह बरैया का जो बयान है अगली पिछड़ी जाति को लेके, वो एक उनकी राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका जीवन बड़ा हिस्सा राजनीति का बहुजन समाज पार्टी में गुजरा है। बहुजन समाज पार्टी की जो उत्पत्ति और जो उत्थान हुआ है, जितना भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो तिलक तराजू और तलवार जैसे नारों के साथ ही हुआ था। तो इसलिए बरैया ने अगर ये बयान दिया है तो उसका लाभानी वो शायद समझ नहीं पाए। उनको हो सकता है उन्होंने अपनी विधानसभा के सारे जातिगत इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बयान दिया हो खुद को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ पे सिर्फ उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव नहीं हो रहे, बाकी कांग्रेस 16 और सीटों पे भी चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक ग्वालियर चंबल संभाग का सवाल है तो वहाँ आज भी जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। मध्य प्रदेश के मध्य हिस्सों में भले ही इस तरह की बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है जातिगत राजनीति में, मालवा निमाड़ में, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में आज भी इस चीज़ की बहुत गहरी दखल है कि जातिगत समीकरण देखे जाते हैं।
और बरैया के इस बयान से कांग्रेस को जो थोड़ी बहुत उम्मीदें ग्वालियर चंबल संभाग में दिख रही थी 2-4-5 सीटों की, जैसा कि कांग्रेस खुद कह रही थी कि हम यहाँ चमत्कार करेंगे, उस पे उन संभावनाओं को थोड़ा सा बरैया के इस बयान ने धूमिल कर दिया है और माई के लाल को फिर उकसा दिया है उन्होंने, जो कि पिछले चुनाव में बीजेपी को नसीहत दे के बैठ चुके थे। और मुझे लगता है कि इसका एक लंबा परिणाम कांग्रेस को शायद भुगतना पड़ सकता है। भले ही कांग्रेस ये कहे कि पल्ला झाड़ लेगी, उनकी व्यक्तिगत राय है बरैया की, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक मंच से अगर इस तरह के बयान दे रहा है तो उसको व्यक्तिगत राय देके आप बच नहीं सकते। उसका परिणाम निश्चित तौर पे कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। फूल सिंह बरैया का जो बयान, तो आपने सुना हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी ने कहा कि कांग्रेस को निश्चित रूप से इस बयान का नुकसान भुगतना पड़ेगा। भले ही वो कहना चाहे, भले ही वो कहे कि फूल सिंह बरैया की अपनी निजी राय हो सकती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये जो कहा गया है, जो इस बयान की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक पोलराइजेशन जो सवर्ण वोटों का है वो होने लगेगा इस बयान के बाद में, तय बात है। इस तरफ से रिएक्शन बहुत तेज़ी से आने लगे हैं। सपाक्स के अलावा भी जो सवर्ण वोटर्स हैं वो अपने स्तर पर आजकल इस तरीके के बयानों की प्रतिक्रिया में एकजुट हो जाते हैं। जैसा कि हमने कई बार आज के कार्यक्रम में जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान का जो वो था, कोई माई का लाल भी आरक्षण नहीं रोक सकता, उससे नुकसान हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि सवर्णों के इस गुस्से को अपने हक में भुनाने के लिए बीजेपी क्या करेगी और इस नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस किस तरीके से काउंटर कर सकती है। अब रत्नाकर जी, आपने सही कहा है कि निश्चित तौर पे भाजपा इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी और उसको करना भी चाहिए, और कांग्रेस इससे किनारा करने की कोशिश कर सकती है। जैसा कि अभी हमने देखा है उनके प्रवक्ताओं से और प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं कि ये बरैया जी का अभी का बयान नहीं है, ये पुराना बयान है। लेकिन उन्होंने बयान से खंडन नहीं किया, क्योंकि आज के दौर में आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप बयान से खंडन कैसे कर सकते हो, क्योंकि सामने दिख रहा है। अखबारों में यदि आपने दिया होता तो आप पलट सकते थे कि हमने ये बयान दिया है। तो बयान से किनारा ना करते हुए उन्होंने कहा कि पुराना बयान है और इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। इस तरह से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका ज़्यादा फायदा होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक बरैया जी की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से या कमलनाथ जी की तरफ से ऐसी कोई सफाई नहीं आई। ये क्या हो गया कि अब एक तरफ खाई और एक तरफ कुआ जैसे हाल हो गए हैं कांग्रेस के, कि यदि वो बयान से किनारा करती है तो भी उनको नुकसान होता है। जिस वोट बैंक को देखकर बरैया जी ने ये कोशिश की है वो बिचक सकता है उनसे और वो पूरा बसपा में जा सकता है। और यदि वो इस किनारा नहीं करती है तो दूसरा जो वर्ग है वो उनसे किनारा कर जाएगा, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। क्योंकि भाजपा ने जो गलती पिछली बार की थी रत्नाकर जी, उसने भूल सुधार ली है अपनी, और आप देखिए कि वो बयान से वो जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है। जिस तरह से जातिगत समीकरणों को साधते हुए उन्होंने वहाँ पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो ये सब जातिगत समीकरण सेट करके भाजपा उसका फ़ायदा उठाना चाहेगी और उस दल के और उस वर्ग के लोगों को वहाँ प्रचार में उतार कर उसको फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी इस बयान का, ऐसा उम्मीद मुझे लगती है। और कांग्रेस को अब चाहिए कि वो, उसके पास एक सबसे बड़ा ये हथियार है कि वो बरैया जी को बदले, तो भी उसके पास दिक्कत है। यदि वो बदल देती है तो किनारा करने की जगह उसको बरैया जी से एक सफाई दिलवानी चाहिए कि जो कांग्रेस की विचारधारा है सबको लेकर चलने की, जैसे उनका मूल है। हालांकि आजकल राजनीतिक दलों के ये बचे नहीं हैं, जिस तरह से कि हमारा कोई चाल चरित्र बचा नहीं है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिस तरह से एक दूसरे दलों के लोग एक दूसरे दल में गए हैं और वहाँ से उम्मीदवार बने हैं, तो विचारधारा मायने नहीं रखती है। आज की तारीख में नेताओं को लगता है कि उनको सिर्फ जीतना है, सीट जीतना है और सत्ता बचाना है। तो नेताओं की ये मानसिकता और दलों की इस मानसिकता के कारण ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि बरैया जी को लगता है कि अब तक के सारे मौके वो चूक चुके हैं या उनको सफलता नहीं मिली है, ये फिर मौका मिला है, इसका लाभ उठा लेना चाहिए और एक बार उनको विधानसभा पहुंच जाना चाहिए। इस कारण उन्होंने ये बयान दिए हैं जिसका खामियाजा उनके दलों को भुगतना पड़ेगा। जी मनोज जी, मेरा अगला सवाल आपसे। हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सुनी, बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही नपे-तुले अंदाज में उन्होंने बगैर कोई आक्रामकता अपनाए गांधी जी का जिक्र करते हुए इस बयान की एक तरीके से निंदा की, लेकिन उनके स्वर भी निंदा जैसे नहीं थे।
तो क्या शिवराज सिंह का इस मसले पर ऑफेंसिव न होना क्या इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस बयान की आलोचना करके दलितों का गुस्सा भी नहीं झेलना चाहती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एक सुनियोजित रणनीति भी हो सकती है कि जब अब चुनाव में जब जाएंगे, क्योंकि अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है, तो जब धीरे धीरे चुनाव पीक पर जाएगा तब हो सकता है कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाए। उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो हम सबको पता है सबसे तगड़ी है, तो हो सकता है कि वो हर एक आदमी के मोबाइल तक वो चीज़ें पहुँचे जो वो चाह रहे हैं वो करें। आज हम देखिए कि गांधी जी की जयंती पर थे तो बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता ने बापू की फ़ोटो के साथ लिखा है कि गांधी जी की इच्छा पूरी करें। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो उनकी इच्छा पूरी करें। कांग्रेस भी गांधी जी के नाम की दुहाई दिया है, दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ ने, कि वो चाहते थे कि लोकतंत्र जिंदा रहे, सामाजिक सद्भाव बना रहे, जात पात मिटे। लेकिन उन्हीं गांधी जी की जयंती पर उन्हीं कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि जात पात की बात कर रहे हैं। तो ये बताता है कि नेता किसी बड़े लीडर के बयान को भी कैसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं या मादा रखते हैं। जी जी मनोज जी, बहुत सही बात कही आपने। आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। फूल सिंह बरैया के बयान का क्या असर होगा? क्या कांग्रेस को वाकई महसूस होगा कि उन्हें टिकट देकर उसने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है, या बाद में फूल सिंह बरैया इस बात को लेकर पछताएंगे कि बयान देकर उन्होंने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया था? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, और उस समय के इंतज़ार को आज हम यहीं शुरुआत करते हैं। उस समय के इंतज़ार के लिए अगले कार्यक्रम के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।